नाजरीन, आप सबको तहे दिल से आप सबका इस्तकबाल करते हुए नीलमा अज़ीम आपको सलाम करती हैं। इस दुनिया का तसव्वुर अगर करा जाए और सोचा जाए तो औरत के बिना तो ये दुनिया शायद होती ही नहीं। हर मकाम पे, हर कदम पे मर्द को औरत की ज़रूरत है। औरत के बग़ैर मर्द पैदा ही नहीं हो सकता। कितनी अजीब सी बात है कि जिस दुनिया में हर चीज़ के लिए औरत की ज़रूरत होती है, उसी दुनिया में मर्द ने औरत को उसके हक़ से महरूम रखा। इस पे आज हम कुछ बातचीत करेंगे और हमारे इस प्रोग्राम आखिर कब तक पे इस मौजू पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए हमारे इस एपिसोड आखिर कब तक में मोहतरम हमारे मखसूस मेहमान मौजूद हैं और हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ मिस्टर ज़रियाब जमाल साहब हैं जो कि एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और मिस्टर सैयद मंसूर अली साहब वो भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और साथ में हमारे साथ मिस फिरदौस वानी हैं जो भी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए, आज का मौजू हमारा बहुत ही दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग और ज़रूरी बहुत है। वो ये है विमेंस राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी। उस पे हम चाहेंगे कि आप लोग अपनी रोशनी, अपने इल्म की रोशनी डालें, और यहाँ हमारे साथ हमारी ऑडियंसेस बैठी हुई हैं, वो जानना चाहेंगी कि भाई उनकी क्या राइट्स हैं और किस तरह से हासिल की जा सकती हैं। 1937 में पहली बार एक कानून पास हुआ जिसका नाम था हिंदू विमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, जिससे पहली बार विमेन को राइट दिया गया इन प्रॉपर्टी। मगर वो भी बिल्कुल एक शुरुआती स्टेप था और पहला कदम था। उसमें काफ़ी कमियां थीं, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो एब्सोल्यूट नहीं था, और उसमें बहुत सारी कंडीशंस थी जी। इवेंचुअली वो एक पहला कदम था। आगे आते आते 1956 में फिर उस बीच में हम आज़ाद भी हो गए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने मर्द औरत में कोई तफरीक नहीं की और सबको एक इक्वालिटी और राइट से बराबर का हक़ दिया। कई सारी खामियां तब भी रह गई थीं, मगर उनको फाइनली 2005 में आके हमने दूर किया, और आज की प्रेजेंट पोजीशन में औरतों को मर्दों के तकरीबन बराबर ही हम मानेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूर अली साहब, आप कुछ बताएंगे क्या चेंजेस आए हैं और किस तरह के चेंजेस होने चाहिए? मैं समझता हूँ हमारे तमाम साथी जो यहाँ मौजूद हैं वो सब जानते होंगे कि हालत बहुत ख़राब थी। प्रॉपर्टी और औरत दो मतदाद चीज़ें समझी जाती थी, हिंदुस्तान में भी और वहाँ भी। यानी कि प्रॉपर्टी तो बहुत आगे की बात है, बल्कि ये कहिए कि साहब राइट और वुमेन ये दोनों एंटीथेसिस थी एक दूसरे की, समझे, कि जहाँ वुमेन होगी वहाँ राइट का कोई सवाल नहीं होता। ये तो सब ये वो शब्द ही नहीं होगा। ये तो डोमेन था सिर्फ मर्दों का के साहब। वो तो इस्लाम आया, उसने काफ़ी एकदम इस पर हैमर किया कि नहीं भाई, अल्लाह ताला की सारी मखलूक हमने बनाया, आदमी को अशरफुल मखलूक बनाया। अशरफुल मखलूक में कोई जो है वो तज़ाद नहीं। अशरफुल मखलूक का मतलब ये होता है कि साहब आप सब इक्वल फुटिंग पर हैं, अपनी जो भी सलाहियतें हैं, आप जहाँ भी आपको मिलना है रिसोर्सेज जो हैं उसमें बराबर का हिस्सा आपका मौजूद है। हिंदुस्तान में आते आते यहाँ हमारा जैसे कि अब आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट वगैरह है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वगैरह का कंसेप्ट है, उसमें औरत का कोई शेयर्स वगैरह जो है नहीं होता था। लेकिन अब आकर के खुदा का शुक्र है कि मैं समझता हूँ काफ़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आगे बात करेंगे, इससे पहले एक कहानी देखते हैं जी, जो इसी से मुताल्लिक है। सदियों से इस दुनिया का दस्तूर रहा है, लड़के की शादी के बाद लड़का अपने माँ बाप के घर पर ही रहता है और उसे एक जायदाद का हिस्सा भी दिया जाता है। पर जब लड़की की शादी होती है तो उसे अपने माँ बाप का घर छोड़कर जाना पड़ता है, और बहुत कम बार ऐसा होता है जब लड़की को भी जायदाद का कोई हिस्सा दिया जाए। दुनिया के कई हिस्सों में ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पर ससुराल वाले लड़की को दहेज के लिए ताने मारते हैं, और ऐसे कई केसेस में लड़कियाँ खुदकुशी भी कर लेती हैं। इस्लाम भी कहता है लड़के के साथ साथ एक लड़की का भी जायदाद में हिस्सा होता है, पर अक्सर माँ बाप अपनी बेटी को कोई हिस्सा नहीं देते। हमें अपनी बेटियों को एक हिस्सा देना चाहिए ताकि कल को अगर
खुदा न खास्ता खाविंद की मौत हो जाती है या फिर तलाक हो जाता है, तो भी वो अपनी ज़िंदगी आसानी से बसर कर सके। ये अफसोस की बात है कि लड़कियां जो हैं वो ख़ुदकुशी पे आमादा हो जाती हैं। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? इस्लाम में जो है, वंस इस्लाम वाज देयर, जब प्रॉफिट आए उसके बाद जो हर चीज़ पे उन्होंने रोशनी दी। जब प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात आती है तो उसमें फ़ीमेल्स जो है उनको राइट्स दिए गए। एक लड़की जो है अगर उसके हस्बैंड की खुदा न खास्ता किसी वजह से मौत हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि उसे हिस्सा नहीं मिलता। वहाँ इस्लामिक लॉज जो है उसमें उसे हिस्सा मिलता है। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट पे अगर हम आते हैं तो वहाँ पर भी जो है पहले ऐसा होता था कि जो फीमेल्स होती थी, औरतें होती थी, तो उनको प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, क्योंकि एक नोशन जो आज भी है, चाहे मेरे ख़्याल से दुनिया कितनी भी तरक्की करे, एक ऐसी बात कही जाती है कि इंसानी फितरत नहीं बदली जा सकती। तो इंसानी फितरत ये है कि जो एक औरत है वो मैनेज नहीं कर सकती, वो कर्ता नहीं हो सकती, वो लीडर नहीं बन सकती। औरतों को अभी भी नहीं पता कि वो कर्ता भी हो सकती हैं घर में, वो जो है मैनेज कर सकती है, उनको अपना हिस्सा मिल सकता है। सो दिस अवेयरनेस इज़ नॉट देयर। अब लड़की जो है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसको ससुराल वाले भगा देते हैं घर से, तो शी नेवर राइजेज इट। कोर्ट आते नहीं है, क्यों? बदनामी होगी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दैट आई थिंक टिल डेट इवन इफ़ वी हैव लॉज, मगर उसका प्रॉपर जो है कोई इम्प्लीमेंट और प्रॉपर लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़। बहुत ही ज़रूरी बात है ये। जी, आप लोगों का कुछ कहना है इस सिलसिले में? जैसा कि मैम ने अभी बताया, तो ऐसे ही एक केस को मैं स्टडी कर रहा हूँ, 3 साल हो गए उसको। एक लड़की है, तो मेरे बहुत दूर के रिलेशन में, मैं रिश्तेदारी में गया हुआ था, तो वो वहाँ आई हुई थी। वो उसके फादर की डेथ हो गई, वो काफ़ी छोटी थी, ठीक है। उसकी माँ का जो था, उसके मामू वगैरह ने और चचा ताऊ ने दूसरी जगह निकाह करा दिया। लड़की अपने चचा ताऊ के पास रही। अब वो बड़ी हो गई, उसने अपनी प्रॉपर्टी मांगी। उन लोगों ने क्या किया, उसको मार के घर से भगा दिया। लड़की गई अपने मामू के घर। मैं उस समय वहाँ पर था, तो मैंने उसकी सारी बात सुनी। सुनने के बाद तो मुझे भी लगा कि इसकी प्रॉपर्टी है, इसका राइट है, इसे मिलना चाहिए। लगता है आपको मिलना चाहिए। 3 साल हो गए उसके केस को लड़ते हुए, मैं खुद लड़ रहा हूँ उसके केस को, और अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। देखिए, अब ये मतलब सिस्टम, आदमी इसमें परेशान होकर कौन जाएगा फिर। अब अगर मुझे भी ऐसा कोई दूसरा केस मिलता है तो मैं खुद उससे सोचूंगा कि बच जाऊं, इससे तो बेहतर है। 3 साल बहुत लंबा टाइम होता है किसी के लिए लड़ना। मैंने आपकी बात सुनी। जो आपका सवाल है वो जो है वो जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए जैसे ये बच्ची थी, एक ये होता है कि जब हम कन्फ्रंट करते हैं फैमिली को, जैसे जिसको कि अभी हम लोगों ने, चूंकि जो जुडिशल सिस्टम है जिसमें टाइम लगता है, आई विल नॉट से कि जजेस जो है वो जल्दी नहीं सुनते हैं मैटर्स या बहुत टाइम तक चलते हैं। आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा है सिस्टम इंडिया का, टाइम लगता है। बट एक जो है यहाँ पे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जिसमें ये है कि जैसे कि ये जो बच्ची है, इसको नहीं पता था कि मुझे हिस्सा मिलेगा और हिस्सा मुझे ABCD लॉ के अंदर मिलेगा। अगर ऐसा होता है, देखिए कभी ऐसा होता है कि जब हम एक पुलिस वाला जो है हमें ज़बरदस्ती बोलता है 100 रुपये का चालान, और हमें पता होता है कि चालान नहीं कटेगा। अब जब हम उसको कन्फ्रंट करते हैं और हम उसे कहते हैं कि ठीक है कोर्ट में मिलते हैं, वो आपको उसी वक्त छोड़ देता है। आपने बताया कि फिर आप गए, आपने फिर उनसे कहा कैसे? मैं उनसे ये भी कह रहा था कि जितनी उसकी प्रॉपर्टी बन रही है, अगर आप उससे कम भी दे दें तो बेहतर, ताकि उससे शादी वादी सब कुछ हो सकती है और केस वेस लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका कहना ये कि मतलब हम इसे प्रॉपर्टी में 1 रुपया नहीं देंगे, चाहे हम उससे ज़्यादा बर्बाद कर दें। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक कि हक जो है, हक न मांगना मेरे ख्याल से उससे बड़ा जुर्म होता है कि कोई हक ना दे उसको। तो हक के लिए अगर आपको मेरे ख्याल से 10 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ने में आपको कमजोरी नहीं। लेकिन अब जब हम मुझे उसकी कमजोरी खैर कोई बात नहीं, मैं लेकिन उसका क्या होगा? आप ये तो आज वो 20 साल की हो रही है, अगर 10 साल बाद उसकी प्रॉपर्टी उसे मिलती है, उसकी एज 30 साल हो जाती है। कोर्ट में कुछ चीज़ें होती है, जैसे इंटरिम रिलीफ होता है। आप कोर्ट को बता सकते हैं कि प्रीमा फेसी, यानी हम देख सकते हैं कि कानून ये कहता है कि इसको हक मिलना चाहिए, और ये जो है फलां फलां वजह से बेटी है फलानी की, और फला फला कानून की वजह से इनको ये हक मिलेगा। तो
तो कोर्ट जो उसमें इंटरिम रिलीफ देती है वो उसके जो मामू हैं या जो भी उसके फैमिली में जिनसे आप लड़ रहे हैं उनसे ये ऑर्डर पास कर सकती हैं कि वो उसकी शादी कराएं और उसे इतना खर्चा दे कि वो तब तक अपनी ज़िंदगी चला सके, अपना डे टू डे चल सके, पढ़ाई करे या जो भी है, जब तक कि वो केस भी डिसाइड हो जाएगा। तो इसको इंटरिम रिलीफ कहते हैं। आप अपने वकील से बात करें और उनको इंटरिम रिलीफ के लिए बोलें तो ऐसा होता है। उन्होंने इसके लिए शायद याचिका डाली भी थी और शायद उसको गुजारा भत्ता कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। और जबकि कोर्ट ये मान चुका है कि ये लड़की उनकी है, मेरे पास इसका प्रूफ है, कोर्ट ये मुझे लिख के दे चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब उसके नाम पर उसकी प्रॉपर्टी नहीं आ रही है। क्या होता है कि कभी केस ट्रांसफर इधर से उधर, इधर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। ये एक अलग ही मौजू होगा कि हमारी कंट्री में जो है जुडिशल सिस्टम कैसे वर्क करता है, किसी को अपना हक मिलता है या नहीं। लेकिन जहाँ तक औरतों के हक की बात है तो वहाँ तक ये है कि हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ हो, दोनों को हक मिला है, दोनों को राइट्स है उसमें। बेटी हो, बीवी हो, माँ हो, सबके लिए हक है। अब कोर्ट कैसे उसको फंक्शन कर रहे हैं, आपके मैटर में क्या हो रहा है, तो वो दैट इज़ अ क्वेश्चन हाउ जजेस आर टेकिंग टू दैट केस। तो जुडिशल सिस्टम के ऊपर एक सवाल है जिसमें कि काफ़ी डिस्कशंस हुए भी हैं हमारी कंट्री में कि बहुत डिले होता है हमारी कंट्री में, मर गई होती हैं औलादें और फिर दादा का केस लड़ रहे हैं और ये सब। तो इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन एंड इशू ऑल टुगेदर। फिलहाल हम ये जानना चाहते हैं कि और किसका क्या राय है। यदि किसी लड़की की शादी हो जाती है और माइक उसके के शौहर पास। की डेथ हो जाती है और डेथ होने के बाद उस लड़की को उसके शौहर की जो प्रॉपर्टी है वो मिल जाती है और आफ्टर 1 या 2 ईयर्स बाद वो लड़की दूसरी जगह निकाह कर लेती है, तो क्या उसका राइट उस प्रॉपर्टी पे फिर भी रहेगा या नहीं? देखिए, एक बार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, ठीक है, जो एब्सोल्यूट मैं बात कर रहा था कि एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र, अब मैं आज एक मालिक हो गया एक चीज़ का, मेरे नाम कोर्ट ने या कोर्ट के थ्रू डिक्री हुई या एक डीड थी जो कि प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड होकर एग्जीक्यूट हो गई, तो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट अगर कोई प्री कंडीशन उसके ऊपर नहीं है तो मुझसे कोई मेरी प्रॉपर्टी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई टू इट्स फुल साइकिल। तो मेरे ख्याल से हाँ, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, इस पे हम लोग अभी आगे और बातचीत करेंगे। उससे पहले कुछ बाइट्स देख लेते हैं। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हमारे मज़हब में भी लिखा है जितना एक हक एक लड़के का बनता है उतना ही लड़की का बनता है। इक्वली जो प्रॉपर्टी वगैरह है, इनके इश्यूज़ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। लड़कियों को भी हिस्सा देना चाहिए जहाँ तक कि लड़कों को देते हैं। लड़का लड़की जो है उनका हिस्सा बराबर होता है। अब मज़हब में दिया है कि लड़कियों को चौथा हिस्सा मिलना चाहिए, चलो वही चौथा हिस्सा सही। फॉर एग्जांपल मेरी बहन और मैंने भी अपनी माँ से जन्म लिया है, मेरी बहन ने भी अपनी माँ से जन्म लिया है, तो फिर मेरा ज़्यादा क्यों और उसका कम? जितना लड़के को दिया जाए उतना लड़की को भी देना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल इक्वल। वो अलग बात है कि एक लड़का जो होता है वो जिम्मेदारी निभा सकता है। मिलना तो चाहिए उसको, उस पर नज़र होती है माँ बाप के हिस्से पे। पहली बात उसके दिल में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि मेरे भाई को दिया उसमें ऐसी क्या बात है और मेरी बहन में मुझ में ऐसी क्या बात है, मुझे क्यों नहीं दिया गया। जितना लड़कों को दिया जाए उतना लड़कियों को भी। अब सवाल ये भी उठता है कि भाई कानून को सोसाइटी कितना एक्सेप्ट करती है। जो कानून है, जो कई लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं है और ज़िंदगी तमाम हो जाती है उनकी। तो ये अवेयरनेस किस तरह से फैलानी चाहिए, लीगल अवेयरनेस किस तरह से लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ख़ास तौर से लड़कियां जो हैं वो इंडिपेंडेंट हो सकें, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकें। इस तरह की अवेयरनेस आप लोगों को आपको लगता है कि किसी कोई ख़ास तरीक़ा है, प्रोग्राम्स होने चाहिए, बोरिंग डल प्रोग्राम्स नहीं जो बिल्कुल सिर्फ राइट्स के बारे में बात करते रहें, लेकिन ये कि लोगों तक ये बात पहुँचे, लड़कियों तक ये बात पहुँचे कि भाई उनकी ज़िंदगी फंडामेंटली कितनी बेहतर हो सकती है इस तरह। मैं अगर इस पे कुछ बोलूँ तो मुझे ये लगता है कि जो एक औरत है वही इस चीज़ को आगे तक बता सकती है और वही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकती है। कुछ तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी पब्लिसिटी अच्छी तरह से, प्रमोशन जो है वो थ्रू न्यूज़पेपर्स, थ्रू द टेलीविज़न सब देखते हैं और रेडियो पे भी अनाउंसमेंट्स हों,
तो मेरे ख्याल में कुछ तो सॉल्यूशंस होने चाहिए कि कम से कम लड़कियों को उनके राइट्स, उनके हक वो पूरे मिले। जैसे मैम जैसे ये है कि कंज्यूमर राइट्स एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम था, तो जागो ग्राहक जागो, आज न्यूज़पेपर में जो है हर दूसरे तीसरे पन्ने पे जो है जागो ग्राहक जागो, ये ऐसे। सिमिलरली फीमेल्स के राइट्स को भी लेके मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, जो कि उन्होंने लिए भी है, बट आई थिंक इट्स नॉट दैट एक्टिव, इट्स पैसिव। NGOs can also do a lot. NGOs can always do, and I And think I'm sure NGOs are doing. They are doing. मेरे ख्याल से जितनी अवेयरनेस है वो NGOs की वजह से काफी through है, हद तक support काफी भी है हद उनके तक। गवर्नमेंट के पार्ट पर भी गवर्नमेंट्स ने ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये वुमेन्स कमीशन स्टेट लेवल पर, सेंट्रल नेशनल वुमेन्स कमीशन, उसके बाद ये माइनॉरिटी कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी इसी सिलसिले की भी एक कड़ी थी। वो अलग बात है कि साहब वो माइनॉरिटीज़ का मतलब सिर्फ वहीं हो गया। तो कहने का मकसद ये हुआ और कि NGOs भी अपने तौर पर कर सकती, नो डाउट। NGOs के अलावा जो है वो संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और लोग जो है उनको अप्रोच कर सकते हैं। लड़कियां जो है वो पूरे हक से, जैसे इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि भाई अपना हक ना मांगना एक जुर्म ही है, और हक ना देना वो उससे भी बड़ा जुर्म है। तो ये काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी पे हैं। चलिए ऑडियंसेस पॉइंट ऑफ व्यू हम चाहते हैं। लड़की की जब शादी होती है, जहेज देते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी का जो हिस्सा इनको मिलना था वो जहेज में दे दिया हमने, क्या ये सही है? जहेज देना ये ही सवाल, गलत है। हाँ, जहेज ही अपने आप में देना लेना दोनों कानून जो है उसके लिए सजा देता है, खिलाफ है। ठीक है। अब अगर इस्लाम के तौर बात करें तो वहाँ तो उल्टा है कि मर्द को महर दिया जाता है ना मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम में वो बात नहीं कर, मैं जहेज की बात नहीं कर रहा, वो आपका राइट है। मुस्लिम्स में इतना जहेज देते हैं कि वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, देखिए वो बहुत गलत है। देखिए जहेज इस्लाम के हिसाब से भी क्वालिफाई नहीं करता। आप अपनी प्रैक्टिस से जो चाहें करें, आप गलत करें या सही करें, बट उसको आप अपने रिचुअल्स को किसी मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए तो बेहतर होगा। जबकि इस्लाम कम से कम ये प्रोवाइड करता है कि आपको जो आपका शौहर होने वाला है वो मेहर आपको देगा बनिस्बत कि आपके घर वाले उसको कोई प्रॉपर्टी दें। इस्लाम में तो नहीं है, बट ये कास्ट में नहीं, देखिए नहीं, वो कस्टमरी जो होता है। अब एंटी लॉ इट इज। अगर हम देखें मुस्लिम लॉ देखते हैं तो इसमें ये है कि चाहे जो भी चीज़ें आप घर वालों ने आपको दे दी, तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा होता है, और आपका जो है आपके वालिदैन की प्रॉपर्टी में भी हिस्सा होता है। इस्लाम में ये है कि जब एक लड़की की शादी हो जाती है तो माँ बाप के पास वो कभी भी वापस जा सकती है और अपना हिस्सा मांग सकती है। अब जब ये कहते हैं ना 1/4 1/3, तो इसमें ऐसी चीज़ होती है कि जब हस्बैंड की प्रॉपर्टी में 1/3 है, देखिए हस्बैंड को जो है ना उस पूरी प्रॉपर्टी जो उसे मिलती है उसमें बीवी का खर्चा भी उठाना होता है, बच्चों का भी उठाना होता है, अपना भी उठाना होता है, अपने वालिदैन का भी उठाना होता है। लेकिन जो बीवी है वो 1/3 जो उसे हिस्सा मिलता है वो कम्प्लीटली उसका अपना होता है, तो वो कम नहीं है। ये हस्बैंड अपने सारे जो फराइज हैं वो पूरा कर रहा है, बिल्कुल। और ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों को मगर लिए माँ ना रखे या बच्चे हिंदुस्तानी शादी में कुछ ना करना चाहती है। कानून ने माँ बाप के लिए उनकी पढ़ाई लॉ लिखाई पास के कर लिए दिया। एक लड़की जो जैसे वो पैदा हो जाती है उसको प्रॉपर्टी मिल जाती है अपने पेरेंट्स की तरफ से, फिर चाहे कितना भी खर्चा हो जाए उसके ऊपर उसका प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो तो उसको मिलेगा। उसके अलावा जो है अभी जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें ऐसा है कि जब भी प्रॉपर्टी में पार्टीशन वगैरह होता है तो उसका पूरा हक है उस प्रॉपर्टी में, अपना हिस्सा वो ले सकती है। तो ऐसा नहीं है कि एक लड़की की शादी हो गई तो उसके बाद वो नहीं मांग सकती है कुछ भी अपने वालिदैन से। एक शख्स आया राजा राम मोहन राय नाम का, उसने रियलाइज़ कराया उन ख़वातीन को भी और उन मर्दों को भी कि भाई नहीं, ये आप गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, समझे, ये इनका अपना राइट है जीने का, इनको आप जीने दीजिएगा। कोई किसी के साथ में नहीं मर सकता है, किसी को किसी के साथ में नहीं मरना चाहिए, पैदा ही नहीं होता साथ में। जी, तो वही मामला मैं समझता हूँ कि ये जो आपके प्रॉपर्टी राइट्स हैं और हुकूक हैं उनका भी है मामला। एक प्रॉब्लम है इनहेरेंट है उसमें, मुस्लिम्स ले आप या हिंदूज ले ले, नॉन मुस्लिम्स ले ले, वो प्रॉब्लम ये है कि एक लड़कियां हमेशा सोचती हैं हमारी शादी हो गई तो फिर सब ख़त्म हो गया, अब हम नए घर में आ गए। और पेरेंट्स का भी एक यही सेटअप है अभी भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसमें ये सेटअप रहता है कि भाई बेटी जो है ये तो दूसरे घर जाएगी, फिर ये वहाँ पे, क्योंकि बात यूजुअली क्या होती है ना, अरे इसको हस्बैंड का भी तो मिल ही रहा है, अरे इसको सास ससुर जी उनका तो मिल ही रहा है, हमें क्या मिलेगा, ठीक है हम अपने बेटों को दे देते हैं। सो दिस इज दैट्स व्हाट आई इन द बिगिनिंग इटसेल्फ सेड, इट्स ए ह्यूमन साइकी, वो म्यूचुअल इसको आपने। लेकिन एक चीज़ जो है फीमेल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए, कंट्रोल इज समथिंग विच ए फीमेल शुड हैव। जी, तो प्रॉपर्टी है ना, ये पावर है।
प्रॉपर्टी होती है तो आपको कंट्रोल मिलता है। जी। अगर आपको ये कहा जाता है कि आपके वालिद साहब कहते हैं या आपके हस्बैंड कहते हैं, जैसे कि अभी अमेंडमेंट के बाद ऐसा हुआ कि ये देखा गया यूपी में भी दिल्ली में भी कि सारे हस्बैंड जो है अपनी वाइफ्स के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट ने कंसेशन दे दिए। देखिए, आप पढ़ी लिखी नहीं हैं और आपको पता ही नहीं है आपका एक सिग्नेचर से कितनी ज़मीन आ गई और उसकी कितना मतलब उसके बहुत फर्क पड़ता है ना। तो मेरे ख्याल में इसका भी फ़ायदा उठा लिया जाता होगा। चलिए कुछ बाइट्स देखते हैं, उसके बाद जारी रखिए अपनी गुफ्तगू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए भी अच्छा है, उसके घर वालों के लिए भी अच्छा है, उसके अपने लिए भी अच्छा है, उसके बच्चों के लिए भी अच्छा है। आज से 30 साल पहले 35 साल पहले लड़की को हम बहुत ही कम दर्जे का ये करते थे, उसको हम बहुत ही नीचे का समझते थे। पाँव पे खड़ी होगी तो किसी भी हक के लिए उसको लड़ना भी पड़े तो भी लड़ सकती है, खुद से लड़ सकती है बिना किसी सपोर्ट के। अभी के ज़माने में लड़का या लड़की किसी कुछ फ़र्क नहीं करना मांगता है। कुरान में भी ये मेंशन किया गया है कि हाँ, इस्लाम वुमेन्स का जो है पूरा हक है। मैं मानता हूँ कि लेडीज़ को पूरी तरह मिलना चाहिए अधिकार और लेडीज़ को मतलब मिलना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी नहीं इतनी हाई मिले कि मर्दों को लात के नीचे रख। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मुस्लिम लॉ में है कि 1/4 पार्ट मिलता है बेटी को, तो क्या हिंदू लॉ में प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवाइड की जाती है? हिंदू लॉ में भी जो है पहले ऐसा था कि पहले फीमेल्स को नहीं मिलता था प्रॉपर्टी में हिस्सा। अब ऐसा है कि जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें इक्वली आप शेयर करें, उसमें इक्वली शेयर करते हैं, उसमें अपना वो हिस्सा ले सकते हैं। बाय बर्थ जो है उनको, जैसे एक लड़की पैदा हो जाती है एक घर के अंदर तो जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको उसमें से एक हिस्सा उसको भी दिया जाता है। विद रिगार्ड्स टू डिवीजन जहाँ बात आती है उसमें ऐसा है कि पार्टीशन जब भी होता है प्रॉपर्टी में तो नॉर्मली क्या होता है हिंदू लॉ में व्यू फाइल प्रोबेट अगर विल है। देखिए मुस्लिम्स में क्या होता है कि विल में आप सब नहीं कर सकते हैं नाम, एक मतलब सारे एक बच्चे के नाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है विल नहीं करते मुस्लिम्स में, क्योंकि 1/3 पार्ट ओनली आप विल में कर सकते हैं। तो मुस्लिम्स में क्या होता है कि डिवाइडेड है कि बेटे को इतना मिलेगा बेटी को। लेकिन हिंदू लॉ में क्या होता है, हिंदू लॉ में आप जो है या तो विल होती है तो प्रोबेट कराते हैं या कोर्ट में जाके आप पार्टीशन कराते हैं प्रॉपर्टी का। तो उस हिसाब से जो भी डिक्री में आ जाता है कि कितना हिस्सा बेटी को मिलेगा उतना हिस्सा। लेकिन ये है कि वो क्लेम कर सकते हैं पार्टीशन के लिए। और पहले क्या होता था कि एक प्रॉपर्टी है, एक घर है, अगर एक बहन और भाई है, अगर बहन नहीं बोलती है कि प्रॉपर्टी का हिस्सा करो, मुझे अपना हिस्सा दे दो, तो वो नहीं कर सकते थे। मतलब बहन को हक ही नहीं था। बेटा जब बोलेगा भाई प्रॉपर्टी का हिस्सा करते हैं, तुम्हें मैं एक हिस्सा देता हूँ, खुद को एक रखूंगा, तभी होता था। कि एक लड़की अगर प्रॉपर्टी के लिए मांगती है अपना हक और उसकी इकोनॉमिक्स हालत अच्छी नहीं है तो वो क्या करे, क्योंकि वकील की फ़ीस है और लंबा प्रोसेस चलता है काफ़ी, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर महिला ऐसी पीछे हट जाती, इसीलिए लीगल एड का सिस्टम रखा हुआ है। गवर्नमेंट खुद अपनी कॉस्ट पर जो है वो आपको बेहतर कॉम्पिटेंट जो है वो एडवोकेट फराहम कराती है। आप कॉन्टेक्ट कीजिए, लीगल अथॉरिटीज़ मौजूद हैं वहाँ, लीगल एड अथॉरिटीज़ मौजूद हैं बाकायदा। लेकिन सर वो तो बहुत स्लो प्रोसेस है जो आप गवर्नमेंट का बता रहे हैं, वो बहुत स्लो प्रोसेस है। पैसा नहीं देना होता है, वो खुद ही स्लो प्रोसेस नहीं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का प्रोसेस कोई अलग है और नॉन गवर्नमेंटल प्रोसेस कोई अलग है। बट ऐसा है कि हम लोग भी एक एसोसिएशन, हर कोर्ट की एक एसोसिएशन होती है, हम उसके मेंबर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो गवर्नमेंट सरकारी वकील है वही, बल्कि क्या होता है कोई केस फाइल करता है और वो ये अर्जी डालता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे एक वकील चाहिए। तो बहुत अच्छे से अच्छे जो सीनियर एडवोकेट है आपके, हरी साल्वे जी है या आपके राम जेठमलानी जी है, ऐसे लोग भी उनसे ये कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कोई ज़रूरतमंद आए आप हमें बताएं, हम उनका केस लड़ेंगे। ऐसा नहीं है, तो वो बस उन तक बात पहुंचनी चाहिए, इसका कोई हल भी मिले, कोई फ़ायदा भी हो। What are your suggestions? आपकी कोई solutions भी बताइए। अपने हक के लिए हम खड़े नहीं होंगे तो कोई हमें आके देगा नहीं। जैसे बहन ने कहा था कि हमारे भाइयों से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। जो भाई आपसे ताल्लुकात ख़राब कर रहा है पैसे के लिए, तो उससे ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ख़ुद ख़त्म कर दें। हर रिश्ता दोनों तरफ से होता है। अगर आपके पैसे मांगने से वो आपको छोड़ देगा तो फिर ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने की भाई नहीं हुआ फिर तो। हाँ, फिर तो भाई नहीं है। अगर वो बाद में दे सकता है तो आज भी दे सकता है। तो इन खौफ से बाहर हमें निकलना चाहिए। तो इन चीज़ों से मत डरिए। कोई अगर आपकी हक तलफी कर रहा है तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी ज़रूर चाहिए। कानून है, आपके हक़ में है, उससे अवेयर हों और इंशाल्लाह आपको अपने राइट्स ज़रूर मिलेंगे। सैयद मंसूर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी,
इसमें जैसे कि पहले भी जिक्र हुआ था, एनजीओज़ का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। एनजीओज़ का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। जो मोहतरमा किरण बेदी, हम सब वाकिफ़ हैं, उन्होंने काफ़ी काम किया है, मैं समझता हूँ ख़वातीन पर, और बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है, समझता हूँ उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो एक और एनजीओ नहीं, ऐसी बहुत सारी एनजीओ से काम भी करने चाहिए। आप कुछ कहेंगे? जो लॉ स्कूल्स हैं हमारे यहाँ पे, इंटर्नशिप्स का प्रोविज़न होता है स्टूडेंट्स के लिए, तो उनको जो ये लॉज हम पढ़ाते हैं जैसे फीमेल राइट्स वगैरह, तो एक वो जो है इसके बारे में जो है प्रमोट करें, वो जो है घर घर भी जा सकते हैं, बिकॉज इट हैपन्स कि दे वर्क विद एनजीओज वगैरह, तो वो जाके जो है रूरल एरियाज या ये जो है स्लम्स है या जहाँ भी अनअवेयरनेस है जो है, वहाँ जाके उनको बताएं कि क्या है राइट्स, क्या है उनके, क्या कर सकते हैं। जुडिशल सिस्टम में मानती हूँ काफ़ी पैसे हुए हमारी कंट्री में, बट इसके अपार्ट जो है जैसे अभी बहुत सारों को हमने यहाँ पे बताया कि आपको जो है फ्री लीगल एड होती है आपकी, तो दिस इज़ समथिंग विच लॉ स्टूडेंट्स दे नो इट, तो वो जाके इनको बता सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूशंस को भी ये जो है पर्सनल तौर पे भी अपनी सोसाइटी में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में काफ़ी अवेयरनेस पैदा की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बहुत इल्म मिला, बहुत नॉलेज मिली, और काफ़ी सारे सवालात जो हैं उनको अच्छे जवाब मिले हैं, और बहुत कुछ इल्म हमें मिला, बहुत कुछ क्लैरिटी हुई, अवेयरनेस हुई, और आप लोगों ने अच्छे सवाल किए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ आज फ़ायदा हुआ, काफ़ी कुछ समझ में आया, और एक बार शुक्रिया सबका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम आखिर कब तक में, जिसमें हम एक नया मौजू लेके आएंगे और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नीलमा अजीम को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़, सलाम।